गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर बैटल जेपीएससी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वेगनर्स का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से हम लोगों ने फॉलोइंग टॉपिक्स देखे थे। फर्स्ट टॉपिक था हमारा बैकग्राउंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी। सेकेंड टॉपिक था आउटलाइन ऑफ द थ्योरी। थर्ड टॉपिक था हमारा फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आज हम लोग देखेंगे एविडेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट और क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड न्यू एविडेंसेस दैट सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। ये हमारा 4 टॉपिक आज कंप्लीट होगा, या फिर देखते हैं कितने दिन में आज एक और पार्ट बनाना पड़ सकता है क्या। चलिए, तो एविडेंसेस जो हमें मिले हैं मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के, कैसे कॉन्टिनेंट का मूवमेंट होता है, ये साबित किस एविडेंस से होता है उसको हम लोग देखते हैं। वेगनर कलेक्टेड मैनी एविडेंसेस इन फेवर ऑफ हिज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस आर गिवन बिलो। मतलब ये जितने भी एविडेंसेस मैं यहाँ पे देने वाली हूँ वो वेगनर के द्वारा दिए गए हैं। तो उसमें से पहला हमारा है जिग्स ऑफ फिट इन कॉन्टिनेंट्स। जैसे जिग्स ऑफ फिट का मतलब होता है कि एक दूसरे में अगर यहाँ पे जैसे है अप डाउन है और वो उसी में फिट होकर कुछ आ जाए, मतलब फिक्स हो जाए, उसको कहते हैं जिग्स ऑफ फिट। मतलब कि कोई भी इरेगुलर चीज़ है, जो दो इरेगुलर चीज़ एक दूसरे में आपस में फिट हो जाए, उसको जिग्स ऑफ फिट कहते हैं। और उसी तरह है अटलांटिक ओशन के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दैट इज इन द ईस्ट साइड एंड द वेस्ट साइड, दोनों जो है वो एक दूसरे में फिट हो जाता है। और सेकंड एग्जांपल जैसे है ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा, वो बे ऑफ बंगाल में फिट हो जाता है। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लगभग 4 एग्जांपल वेगनर्स ने दिए हैं, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया है। यहाँ सेंटेंस में देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं वेगनर। Wegener also clarified that two sides of the Atlantic Ocean are same on geographical basis. East coast of North America can be mixed well with the coast of Western Europe. जो पहले ही बताया है कि गया है कि ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है वो वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप से मैच कर जाता है। सिमिलरली द नॉर्थ अमेरिका एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील कैन बी एडजेसेंट टू द गल्फ ऑफ गुयाना इन अफ्रीका। ये सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा। It fits just like a torn paper. Symmetry and relatedness are also found in geological structure. और कुछ जो है हमें सिमेट्री मिलती है इनके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ एविडेंस के तौर पर, जिग्स ऑफ फिट जो है वो वेगनर के द्वारा दिया गया था। सेकेंड है जो फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स इन द सेंस कि अभी जो कॉन्टिनेंट्स है वो उस तरह के प्रेजेंट कंडीशन कॉन्टिनेंट्स के पहले नहीं थे, आपस में जुड़े हुए थे कॉन्टिनेंट्स, जिनको पेंजिया बोला जाता था। और उस वक्त हो सकता है कुछ ऐसे कंडीशंस आए, या भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, या फिर कोई भी रीजन हुआ जिसकी वजह से उस समय की कॉन्टेम्प्रेरी जो जीव जंतु थे या फिर एनिमल्स प्लांट्स जो थे वो ज़मीन के नीचे दब गए। और एक टाइप के फॉसिल्स एक ही जगह पर हमें मिलते हैं, लेकिन बाद में जब कॉन्टिनेंट अलग हुए तो सेम टाइप के फॉसिल्स हमें एक दूसरे से बहुत दूर में मिलते हैं। इसके बेसिस पर कहा जा सकता है कि जो कॉन्टिनेंट्स थे, अभी जो कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट हैं, वो आपस में जुड़े हुए थे। सेंटेंस में देखते हैं। वेगनस ट्राइड टू एक्सप्लेन हिज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉसिल्स ऑफ प्लांट नेम्ड ग्लोसोपेट्रिस and animals named Mesosaurus and Lystrosaurus। मेसोसॉरस और लिस्ट्रोसॉरस जो हैं वो कहाँ पाए जाते थे? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, फॉकलैंड आइलैंड, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, etc। ये सभी जगह पर ये जानवर जो पाए जाते हैं और प्लांट्स जो पाए जाते हैं, प्लांट्स का एग्जाम्पल है हमारा ग्लोसोपेट्रेसिस एंड
एनिमल का नाम है हमारा मेसोसॉरस एंड लिस्ट्रोसॉरस। ये जो 2 टाइप के एनिमल हैं वो कौन से कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड फॉकलैंड आइलैंड एंड अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। At present, all these regions are located very far from each other, and this type of distribution can be explained only by the displacement of continents. और इस तरह के जो कंडीशंस बनते हैं कि सेम टाइप के फॉसिल्स हमारे इतने दूर दूर एरियाज में, कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, ये सिर्फ एक ही टाइप से डिस्क्राइब हो सकता है, डैट इज़ कि हमारा कॉन्टिनेंट्स जो है वो ड्रिफ्ट होकर एक दूसरे से दूर चला गया हो। Third is geological uniformity. The important fact is the presence of gold deposit in the river alluvium of Ghana coast of Africa. अफ्रीका के घाना कोस्ट में हमें गोल्ड डिपॉजिट मिलता है, एंड द अब्सेंस ऑफ द ओरिजिन रॉक्स ऑफ दिस डिपॉजिट इन द सेम एरिया। लेकिन यहाँ पर जो रॉक का जो ओरिजिन है वो हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते हैं। Across the broad Atlantic Ocean, approximate 5,000 kilometer in the Belen Sao of Brazil of South America, gold vein rocks are found. और सेम टाइप के जो हमें मिलते हैं अफ्रीका में, जिस तरह के गोल्ड माइंस मिलते हैं उसी टाइप के गोल्ड माइंस हमें ब्राज़ील में मिलते हैं जो कि साउथ अमेरिका में है, और जो कि अफ्रीका से लगभग 5,000 किलोमीटर दूर में है। But there are no deposit of gold in alluvium of the adjacent coastal strip. Such similarities in distant region, in accordance with the theory of continental drift. From this, it is clear that South America and Africa were part of Pangea. और इससे हम लोग कह सकते हैं कि सेम टाइप के गोल्ड डिपॉजिट के अनुसार कह सकते हैं हम लोग कि जो कॉन्टिनेंट्स जो थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और पेंजिया का फॉर्मेशन करते थे, which later moved away from each other. This fact can be confirmed by arranging the map of Africa and South America together. और बाद में जो है वो एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो गए। और इस बात को हम लोग किससे क्लैरिफाई कर सकते हैं? अगर हम साउथ अमेरिका को और अफ्रीका का मैप को एक साथ जोड़ेंगे तो वो आपस में जिक्सॉ फिट में फिट हो जाता है। In Brazil, gold containing sediments were transported down the slope and deposited in the strip. This strip is present in present day घाना कोस्ट। और ये जो स्ट्रिप जो है हमारा घाना कोस्ट में अभी प्रेजेंट है। फोर्थ एविडेंस जो इसमें मिलता है हमें कि कॉन्टिनेंट्स जो ड्रिफ्ट हुए हैं उसमें है पैलियोक्लाइमेटिक यूनिफॉर्मिटी। पैलियोक्लाइमेटिक, जहाँ पे भी पैलियो वर्ड यूज होता है वो हमारा वो इसका मतलब होता है कि बहुत पुराना, पूरा काल में। तो दैट मीन्स कि वेरी एंशियंट पीरियड। तो जहाँ भी पैलियो का देखेंगे तो वहाँ का मतलब है वेरी एंशियंट पीरियड। तो यहाँ पर है पैलियोक्लाइमेटिक यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि बहुत पहले जो क्लाइमेटिक यूनिफॉर्मिटी थी उसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्टिनेंट्स जो थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पैलियोक्लाइमेटिक climate means the climate found in an ancient period of Earth geologic history. Thick glacial deposit of Permo-Carbian period are visible in Uruguay, Brazil, Africa, southern India, southern Australia and Tasmania. मतलब कि बहुत साल पहले जो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि उरुग्वे, ब्राज़ील, सदर्न इंडिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया में है जो ग्लेशियल डिपॉजिट हमें मिलते हैं। ग्लेशियल डिपॉजिट मिलते हैं किसके? तो पर्मो कार्बन पीरियड के, कार्बोनिफोरस हो गया, पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड के जो ग्लेशियल डिपॉजिट हमें मिलते हैं उसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब जुड़े हुए थे। There is a uniformity in nature of these sediments and which proves that in the geological past all the continents and countries were connected to each other and had a similar climate. Today these terrains are located in different climatic zones, tropical to temperate, and
आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज ओशियन। और प्रेजेंट उस समय के जो ग्लेशियल डिपॉजिट है, मतलब पेलियो क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो भी ग्लेशियल डिपॉजिट के सेडिमेंट्स हमें मिलते हैं उसमें सिमिलैरिटीज हमें मिलती है। और अभी के अगर हम लोग देखेंगे तो अभी के प्रेजेंट कंडीशन में जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स अभी मौजूद हैं इस प्रेजेंट में, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर में है और उनके बीच में ओशंस भी है और वो अलग अलग ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन में हमें पाए जाते हैं और कुछ पोलर रीजन में भी पाए जाते हैं। बट ये उनकी ग्लेशियल डिपॉजिट से में सिमिलैरिटीज हैं जिसके बेसिस पर कहा जा सकता है कि वो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो हमारा 4 एविडेंस हो गया। एविडेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट का जिग्स ऑफ इट, फॉसिल्स, जियोलॉजिकल यूनिफॉर्मिटी, फोर्थ इज पैलियोक्लाइमेटिकल यूनिफॉर्मिटी, फिफ्थ इज कोरल। कोरल क्या होता है? कोरल इज ए टाइप ऑफ कैल्सीरस रॉक which is formed from the skeleton of microorganism called polyp। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पॉलिप, उनके फॉसिल्स के बेसिस पर कोरल बनते हैं। इट थ्राइव्स इन वार्म वाटर विथ टेम्परेचर अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस। और ये जो है टेम्परेचर वार्म वाटर में हमारे पनपते हैं जिसका टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस होता है। Therefore they are present mainly between the 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। मतलब कि इक्वेटर के 30 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री साउथ में जो हमारा है वहाँ पर कोरल मिलता है। The discovery of coral on the continents outside this region is solid proof that these continents are located near the equator in an ancient geological time. The movement of the continents has taken place towards the north, due to which presently these coral experience the cold and warm climate। मतलब अभी प्रेजेंट कंडीशन में क्या है कि ये बियॉन्ड 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ में पाए जाते हैं। 30 डिग्री साउथ में तो हमें उतने एविडेंस नहीं मिलते हैं, लेकिन 30 डिग्री नॉर्थ के बियॉन्ड हमें बहुत सारे एविडेंसेस इसके मिलते हैं, जिसके बेसिस पर कहा जाता है कि अगर वहाँ पर उससे वो मिल रहे हैं, डैट मीन्स कि वो जो कॉन्टिनेंट है वो पहले कहीं इक्वेटर के आसपास था और अब वो ड्रिफ्ट होकर 30 डिग्री नॉर्थ के बियॉन्ड जा चुका है, जिसकी वजह से कोरल्स भी जो है वहाँ पर चले गए हैं। सिक्स्थ इज पोलर वांडरिंग। सिक्स्थ एविडेंस जो हमारा वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव करता है वो है पोलर वांडरिंग विद द हेल्प ऑफ पैलियोमैग्नेटिज्म। यहाँ पर भी हमारा पैलियो वर्ड आ रहा है। पैलियो मीन्स कि बहुत हमारा वेरी एंशियंट पीरियड के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इसके साथ मैग्नेटिज्म जुड़ा हुआ है, मतलब कि बहुत पुराना, बहुत वेरी एंशियंट पीरियड का मैग्नेटिक कंडीशन जो था उसके बारे में बात हो रही है। With the help of magnetism of Earth in geological ancient time, we have got the most powerful evidence of continent being connected with each other in the form of Pangea। मतलब कि पैलियोमैग्नेटिज्म जो है हमारा बहुत एक पुख्ता सबूत है, मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। Magma, lava and unorganized sediment minerals with no magnetic tendencies such as magnetite, hematite and ilmenite and pyrrhotite gathered parallel to the magnetic field of that time। मतलब कि बहुत सारे सेडिमेंट्स जो कि मैग्नेटिज्म को मैग्नेटिक नहीं है, उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जब वो पृथ्वी पर मतलब कि निकले, अर्थ क्रस्ट से निकले और या फिर अर्थ के अंदर भी, तो वो किस बेसिस पर वो अरेंज होंगे? तो वो अरेंज होंगे उस टाइम के मैग्नेटिक कंडीशन जो रहती है अर्थ की, पोलर टू पोलर, तो उसके बेसिस पर वो अरेंज होंगे। और उनकी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो अभी भी उसी तरह ही होगी, क्योंकि उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसकी वजह से वो लोग मूव नहीं कर सकते हैं। और उस समय का जो मैग्नेटिक कंडीशन होगा उसके बेसिस पर ही वो अभी तक अरेंज होंगे। तो द प्रॉपर्टी रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ परमानेंट मैग्नेटिज्म इन
magnetism in rocks. There is a period change in position of magnetic pole which recorded in the rocks as a permanent magnetism. तो रॉक्स में जो है हमारा परमानेंट मैग्नेटिज्म जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है, और अभी जो है और वो परमानेंट मैग्नेटिज्म जो है, हाँ, मैग्नेटिक पोल का जो कंडीशन है वो जो है धीरे धीरे चेंज होता रहता है. अभी भी एक तुरंत चेंज नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे टाइम लैप्स के बाद जो है मैग्नेटिक पोल का जो प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट पोजीशन है, वो चेंज हो जाता है. तो उसी के बेसिस पर कहते हैं कि हाँ, और उसे जो वो मैग्नेटिक पोल जो वो एक्सचेंज हो जाता है, उसको कहते हैं रोटेशन ऑफ द पोल. द रोटेशन ऑफ पोल प्रूव्स दैट द कॉन्टिनेंट have been moving from time to time and they have also been changing their direction of motion. मतलब कि मैग्नेटिक कंडीशंस के अनुसार जो है हमारा पोल भी चेंज होता है, और जो कॉन्टिनेंट्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले जो रॉक्स हैं या रॉक्स हैं वो उनका भी चेंज पोजीशन चेंज होता रहता है. लेकिन जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले रॉक्स नहीं है वो पहले की ही कंडीशन में रहते हैं, जिसके बेसिस पर ये आज के जियोलॉजिस्ट प्रूव करते हैं कि कोई भी चीज़ अभी कहाँ पर है और पहले कहाँ पर थी. तो इसका मेन चीज़ है पोलर बाउंड्री की. जब पोलर जो है दोनों पोल्स एक्सचेंज हो जाते हैं तो उसके बेसिस पर जो है मूवमेंट भी चेंज होता है और पोल भी चेंज होते हैं. There are many types of geoscientific similarities in Hercynian and mountain ranges located on both the coast of the present-day Atlantic Ocean. जो अभी जो है अभी प्रेजेंट डे के अटलांटिक ओशियन के जो बोथ साइड, अटलांटिक ओशियन के बोथ साइड में जो भी माउंटेन रीजन है उनमें सिमिलैरिटीज पाई जाती है. Similarities are found in the receipt of geological composition minerals in many ways in the land masses of both the coast. अच्छा, ये सिंपलर है. हमारा फर्स्ट जिग्सॉफ हिट में जो हमारा एग्जांपल लिया गया था कि अटलांटिक ओशियन के ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड, इन द वेस्ट साइड नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड इन द ईस्ट साइड वेस्टर्न यूरोप जो है एक जिग्सॉफ हिट में एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं. और वहाँ पर यहाँ पर कहने का मतलब है कि अटलांटिक ओशियन के जो ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट जो है वहाँ पर जो भी मिनरल्स एंड प्रॉपर्टीज पाई जाती है उनमें सिमिलैरिटीज पाई जाती है. ये हमारा 7th पॉइंट था. 8th पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट है एंड गिवन बाय द जियोलॉजिस्ट डुटवाइट, A.L. डुटवाइट. In 1927, a geologist Dutwight did a structural study of east coast of South America and the west coast of Africa. इन्होंने जो डुटवाइट जियोलॉजिस्ट थे वो उन्होंने किया एक स्ट्रक्चरल स्टडी किया. कहाँ पर? तो साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर और वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पर, मतलब कि नीचे वाला हिस्सा उस पर. And explained the evidences that the composition of rocks of both the coasts are similar. और वहाँ पर एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि दोनों कोस्ट पर, मतलब कि ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पर जो भी रॉक्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज है. नियर बोथ द बैंक्स एंड डायमंड माइंस आर सिमिलर एंड फाउंड इन द एरियाज ऑफ द स्ट्रक्चर. और यहाँ पर जो है डायमंड माइंस पाए जाते हैं दोनों ही कोस्ट पर, जो कि ये प्रूव करते हैं कि वहाँ पर उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं. और ये बाद में कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग होकर, प्लेट टूटकर एक दूसरे से अलग हो गया और कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो गया. 9th इज इन यूरोप देयर आर सम रैट्स लाइक क्रिएचर कॉल्ड लेमिंग. ये हमारा इंटरेस्टिंग फैक्टर, इंटरेस्टिंग एविडेंस है कि एक यूरोप में एक रैट टाइप एनिमल पाया जाता है जिसको लेमिंग कहते हैं.
जो कि वेस्टवर्ड मूव करता है। अगर हम लोग देखेंगे तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप में अगर वेस्टवर्ड अगर मूव करेंगे हम लोग तो अटलांटिक ओशियन आ जाएगा, और हर साल बहुत सारे रैट्स जो है वो अटलांटिक ओशियन में जंप करके सुसाइड कर लेते हैं। इनके नेचर में ही है कि ये लोग वेस्टवर्ड मूव करेंगे चाहे कुछ भी ये उनके सामने आ जाए। तो इसी बात को कुछ जियोलॉजिस्ट एग्जांपल लेते हैं कि इनके बहुत, ऐसा तो नहीं है कि ये आदत एक ही दिन में डेवलप हो गया होगा, ये बहुत साल से चला आ रहा होगा। तो इसी के बेसिस पर वो जियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि पहले नॉर्थ अमेरिका एंड जो यूरोप था वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और ये रैट्स जो है उस वक्त भी यूरोप से लेकर नॉर्थ अमेरिका में माइग्रेट करते होंगे जब ये दोनों जुड़े हुए थे। बट बाद में जब अटलांटिक ओशियन बीच में क्रिएट हो गया और ये दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो गए, तब पर भी ये इन रैट्स का जो नेचर है वो बदला नहीं, वो अभी भी लेफ्ट की ओर माइग्रेट करते रहते हैं। In Europe, there are some rat-like creatures called lemming, which move west according to the season. Going to the west, they surrender their life in the dark ocean. Probably their ancestors used to travel west. उनके जो ancestors थे, पूर्वज थे, वो travel कहाँ करते थे? West की तरफ. Then the North America and the Europe were intervened. This considered to be the proof of redundancy, because when only the creatures have changed in millions of years, then even if creatures of that time are there, then their habits will remain same even today. और इसी के बेसिस पर जो वहाँ के जो क्रिएचर्स हैं वो अभी भी वेस्टवर्ड मूव करते हैं। टेंथ एविडेंस है, जियोलॉजिस्ट हैव टोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस दैट ग्रीनलैंड मूव टुवर्ड्स द west by 32 centimeter in a year, but no such evidence has been found after 1930. और 10th है कि पहले 1930 तक जियोलॉजिस्ट का मानना था कि ग्रीनलैंड जो है वो 32 सेंटीमीटर मूव कर जाता है। कहाँ पर? टुवर्ड्स द वेस्ट मूव करता है, टुवर्ड्स द वेस्ट मूव कर जाता है 32 सेंटीमीटर। बट इसका जो 1930 के बाद इसका कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। 11th एविडेंस में हमारा आ जाएगा, द इफेक्ट ऑफ ग्लेशिएशन इन द कार्बोनिफेरस एरा कैन बी कंसिडर्ड टू बी फाउंड इन द सेम सिस्टम इन कंट्रीज लाइक फॉकलैंड आइलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ओनली व्हेन द entire land part has been connected together in the form of Pangea. यहाँ करने का मतलब है कि जब पैंजिया था, जब सपोज कि पैंजिया था, तो पैंजिया में कौन कौन से थे? फॉकलैंड आइलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया, ये सब थे। तो अभी के एविडेंस में हम ये पाते हैं कि कार्बोनिफेरस एरा में जो भी ग्लेशिएशन के एविडेंस मिलते हैं, तो इन सारे जगहों पर जो एविडेंस मिले हैं उनमें सिमिलैरिटीज है, जिसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे जो लैंड्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और पैंजिया का फॉर्मेशन करते थे। और लैंड्स में कौन कौन सा आ जाएगा? तो फॉकलैंड आइलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये सब। Similarly, fossils of kangaroo animals of Australia are found in southeast Brazil. This is possible only if the two continental sections have been intervened once. अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कंगारू एनिमल जो है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, बट इसके एविडेंस हमें, इसके फॉसिल्स जो है हमें वो साउथ ईस्ट ब्राज़ील में भी मिलते हैं, जिसके बेसिस पर कहा जा सकता है कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक समय पर एक थे और अभी इंटरवेंशन की वजह से वो एक दूसरे से अलग हो गए। ये था हमारा एविडेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वेगनर्स की, अकॉर्डिंग टू वेगनर, नॉट मतलब कि ये इसमें किसी और का ये कंट्रीब्यूशन नहीं है। वेगनर ने ये 12 एविडेंसेस दिए हैं जिसके बेसिस पर कहा जा सकता है कि कॉन्टिनेंट्स जो है ड्रिफ्ट हुए हैं। तो आज अभी 25 मिनट अप्रॉक्स हो गया है।
और अभी भी टॉपिक बचा हुआ है हमारा क्रिटिसिज्म एंड न्यू एविडेंसेस। तो इसको हम लोग बाद में ही करेंगे, कल करेंगे। आज यहीं पर रैप अप करते हैं। तो हम लोग वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कर रहे हैं और इसके बेसिस पर हमारा 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है। अभी के लिए बाय, वेट फॉर द पार्ट 3।